प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके फंक्शंस वगैरह, स्ट्रक्चर, सिंगर निकोलसन मॉडल तो हमने ठीक से डिटेल में देख लिया था। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, एक अदर स्ट्रक्चर जो सेल की है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम दूसरे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लांट, सॉरी प्लांट, सेल वॉल लिख लेते हैं, इसमें सभी पढ़ेंगे। सेल, सेल वॉल। देखो अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले खोज किसने की, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये वही रॉबर्ट हुक है जिसने सेल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक इन 1665। मतलब रॉबर्ट हुक वही है जिसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन वो सेल कौन सी, डेड सेल थी, कॉर्क सेल खोजा था। कॉर्क सेल जो होती है वो डेड होती है, और उसकी आउटर लेयर को इसने वॉल कहा था। तो ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने ही एक तरह से सेल वॉल का की डिस्कवरी की थी। अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन को हमें पॉइंट्स में याद करना है कि मतलब जो इसके की पॉइंट्स हैं वो इसमें डालने होंगे। जैसे सेल वॉल, मैंने क्या कहा, डेड सेल है तो मतलब हम बोल सकते हैं इट इज नॉन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड, क्योंकि सख्त रिजिड स्ट्रक्चर क्या है, ये नॉन लिविंग है। ये ध्यान रखना, सेल वॉल नॉन लिविंग मटेरियल होता है एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इट फॉर्म आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी, प्लांट्स में, एल्गी, प्लांट्स को कहते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, मतलब इन सब की आउटर कवरिंग होती है। अगर एनिमल सेल की आउटर कवरिंग की बात करें तो वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल की आउटर कवरिंग की बात करेंगे तो वो होती है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में, प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस सुबेरिन, सुबेरिन, और कहीं पे लिग्निन भी होता है। मैं मोस्टली ये तीन तो होते ही हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, प्लस उसमें फिर सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन भी होता है। तो तीन तो ये शुरू में जो थे होते ही। अगर मैं बात करूँ मतलब एल्गी के सेलुलोज की, तो इसमें सेलुलोज तो होता ही है, एल्गी में सेलुलोज तो होगा ही, प्लस अदर शुगर जैसे गैलेक्टन्स, मेनन्स, मेनोस से बनता है मेनन्स, और कई जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। तो ये दो तो याद रखना ही, सेलुलोज के साथ में गैलेक्टन्स और मेनन्स, मतलब गैलेक्टोज और मेनोज से बनी हुई शर्करा शुगर होती है। जबकि यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और सुबेरिन लिग्निन भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ फंजाई की, तो फंजाई में काइटिन मेन रूप से होता है। काइटिन के अलावा अदर पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स।
अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को तो मैंने पहले ही बताया था किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस, पेप्टिडोग्लाइकेंस से बने होते हैं। इसकी पेप्टिडोग्लाइकेंस, पेप्टिडो मीन्स होता है पेप्टाइड, ग्लाइकेंस मीन्स शुगर। हम बोल सकते हैं ये बना होता है पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर, NH और NAM होता है, NH NAM पहले बता दिया था मैंने, प्लस पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड मिलके एक ओलिगोपेप्टाइड बनाते हैं, इनसे मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एक तरह से डेफिनेशन हो गई इसकी। डिस्कवरी रोबोट हुक ने की थी, और इसके बाद इसको हम मतलब ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये डेड सेल, कॉर्क सेल होती है ना, कॉर्क सेल, ये कॉर्क सेल डेड सेल होती है। डेड सेल होती है तो वहीं पे देखा इसने कि जो सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। हेलो। हाँ, हेलो सर, ये पैक्टिन के बाद क्या लिखा है? पैक्टिन के बाद सुबेरिन, SU, ओके सर। सुबेरिन, और ऊपर है लिग्निन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम, वैसे सेल वॉल पढ़ेंगे ना तब आगे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। मैंने कल कहा था कि एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। किन किन में, प्लांट्स में सेल वॉल होगा, एल्गी में सेल वॉल होगा, फंजाई में सेल वॉल होगा, और बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा। अगर इसके आगे में चलूँ, थोड़ा सा आगे, तुम देखोगे ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं, यूग्लिना, जैसे यूग्लिनोइड्स पूरे हो गए, इनमें भी सेल वॉल होती है, मतलब एक आउटर लेयर होती है, इनकी भी आउटर लेयर होती है। और आउटर लेयर किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन की लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, पेलिकल। तो यूग्लिना के अंदर पेलिकल होता है जो प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर होता है। ये बोल सकते हैं यूग्लिना की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, अब बात करते हैं हम सेल वॉल। पहले इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सेल वॉल में। सर एक बार वापस वो स्लाइड दिखा दो सर। ठीक है, सर प्रोटीन के बाद क्या लिखा है? पेलिकल, पेलिकल। ओके सर। अब आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, इसमें सेल वॉल। अब सेल वॉल किसके पढ़ रहे हैं हम, प्लांट की। क्या प्लांट की बात करेंगे हम, बोटनी पढ़ रहे हैं, बोटनी प्लांट से पढ़ रहे हैं मेनली, तो प्लांट की सेल वॉल की बात करें। तो प्लांट की सेल वॉल होती है, ध्यान रखना, प्लांट की सेल वॉल में ये कंपोनेंट होंगे। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम पढ़े तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, जैसे कोई सेल है, उसके बाहर की ओर होगी प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर की ओर होगी सेकेंडरी सेल वॉल। इसके और अंदर होगी टर्सरी सेल वॉल। और एक स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं मिडिल लेमिला, एक होती है मिडिल लेमिला, ये लेमिला। ठीक है, ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। देखो प्राइमरी सेल वॉल को, सर, हाँ बोलो, लाइक जो रिकॉर्ड होता है सर वो कहाँ से आवाज नहीं आ रही क्या? जो लाइक सर, लाइक मीटिंग जो रिकॉर्ड होता है उसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं?
अच्छा, मीटिंग रिकॉर्ड अभी तो मैंने इसे दिया नहीं है, बाकी अपना ऐप जो है ना वहाँ से एक्सेस होगा ये। अभी मैं जा नहीं पा रहा क्योंकि मैं गांव से अपने घर से क्लास ले रहा हूँ, जयपुर के पास नहीं हूँ, काफ़ी दूर हूँ। जैसे ही मैं कोचिंग जाऊँगा, जाना होगा मेरा जयपुर, तो मैं पूरी मीटिंग्स जो हैं जो हुई अब तक अपनी, उन सबके रिकॉर्डिंग उनको दे दूंगा, फिर वो अपने ऐप पे अपडेट कर देंगे, फिर वहाँ से तुम देख लेना। ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेल वॉल की सबसे आउटर, ध्यान रखना, सबसे बाहरी लेयर होती है सेल वॉल, क्योंकि इसकी सबसे आउटर मोस्ट, सेल वॉल की 3 लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर ये है प्राइमरी सेल। सेकंड चीज इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब होता है, यूनिवर्सल मींस सभी में, जितने भी प्लांट की जो भी सेल होगी ना, उन सब में प्राइमरी सेल, यूनिवर्सल लेयर बोलेंगे इसे, इन ये सभी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। अगर किसी सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्राइमरी तो होगी ही होगी। सेकेंडरी और टर्सरी डिपेंड करता है वो कौन सी सेल है। प्राइमरी सेल वॉल सभी में होती है, इसलिए ध्यान रखना ये यूनिवर्सल लेयर होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है इसकी, ये थिन स्ट्रक्चर होती है, और थिन होती, पतली स्ट्रक्चर होती है, एंड इलास्टिक होती है। थिन एंड इलास्टिक, ये ध्यान रखना। ये इलास्टिक होती है इन नेचर, पतली होती है क्योंकि ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं, सेलुलोज होता है प्लस हेमिसेलुलोज प्लस पेक्टिन। ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इनकी बनी होती है, क्योंकि ये सिर्फ इनमें 3 ही कंपोनेंट होते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, इसलिए ये लचीली होती है, इलास्टिक होती है एंड थिन होती है। ये ध्यान रखना, ये रिजिड नहीं होती, ये थिन होती है, और कैसे होती है, इलास्टिक होती है, और जो ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब ये ग्रोथ में मतलब असिस्ट करती है या योग्य होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, मतलब ये ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, है ना। प्राइमरी सेल वॉल सभी में होती है, और केवल प्राइमरी होती है, ओनली प्राइमरी, ओनली प्राइमरी सेल वॉल जिस सेल में होती है वो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल। किनमें होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है और दूसरा होता ही नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल वॉल कैसे होती है, सेल कैसे होती है, इस तरह की होती है सेल, ओवल शेप इस तरह से होती है, इस तरह से न्यूक्लियस होता है, स्पष्ट दिखेगा, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, इस तरह की सेल होती है। ये जैसे तुमने पेरेन्काइमा पढ़ा होगा शायद, पेरेन्काइमा या मेरिस्टेमेटिक सेल जैसे पढ़ा होगा ना, जैसे ये कौन से थे ये, कैम्बियम वगैरह। अच्छा तुम तो 11th को ना, भी तो पहली बार पढ़ रहे हो। समझ लेना कि मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसी सेल से डिवाइड होती है जो इजीली डिवाइड हो जाती है, 1 से 2 बन जाएगी। डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब क्या हो गया, डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स डिवाइडिंग होती है किनमें, प्लांट्स में, उन वो डिवाइडिंग सेल्स होती है, उनमें केवल और केवल प्राइमरी सेल होती है। बाकी अगर और सेल्स की बात करें, उनमें प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, और हो सकता है टर्शियरी भी होगा। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेल, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। पहले ये फ्लो चार्ट बन लेता हूँ ताकि तुम इजीली समझ जाओ कि कहानी क्या है। देखो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये किसके नीचे होती है, प्राइमरी के नीचे। हम लिख सकते हैं बिलो प्राइमरी लेयर। ये कहाँ स्थित है, प्राइमरी लेयर के नीचे। अच्छा इधर हमने लिखा थिक, थिन और इलास्टिक, ये लिखेंगे हम थिक, ये मोटी स्ट्रक्चर होती है, एंड रिजिड, थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ये थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर होती है, तो ध्यान रखना। इधर ये थिन और रिजिड इलास्टिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थिक और सी रिजिड। अब ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी सेल वॉल किस में नहीं होती, ये लिख दिया मैंने, मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है ना केवल ये, इसका मतलब ये एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल्स। 3 चीज क्लियर हो गई। अब ये ध्यान देना ये कि ये जो है, अगर हम बात करें, मैंने कहा कि ये प्राइमरी के नीचे होती है ना। अगर उसमें सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी है तो हम ये भी बोल सकते हैं ये इनर साइड होती है, मतलब हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स, इधर होती है द साइटोप्लाज्म होता है। ये लेयर किधर होती है? टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये किधर होती है? टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। अधिकांश सेल जो होती है ना, उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी यही सेल्स पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अधिकांश सेल जो प्लांट्स की होती है उनमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पाई जाती है, टर्सरी कम मिलती है। टर्सरी तो उन सेल से मिलेगी जिन जो या तो डेड होगी या फिर वो क्या है कि जैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये सेल मेम्ब्रेन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैक्सिमम सेल जो होती है उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी होगी, फिर उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके नीचे साइटोप्लाज्म। ये एक सीक्वेंस होती है। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो तुम्हें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये कई लेयर हो सकती है। जैसे आगे इसको डिवाइड करें तो ये सेकेंडरी 1 लेयर, फिर सेकेंडरी 1 के नीचे सेकेंडरी 2 लेयर, S2 लेयर, फिर इसके नीचे सेकेंडरी 3 लेयर। लेकिन इस सब क्या है? सेकेंडरी लेयर होगी। तो ये भी इसमें कंडीशन हो सकती है कि S1 S2 S3, सेकेंडरी 1 सेल वॉल, सेकेंडरी 2 सेल वॉल, सेकेंडरी 3 सेल वॉल। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टर्सरी। टर्सरी का मतलब हो गया कि ये होगी, हम बोल सकते हैं सेकेंडरी के नीचे, बिलो सेकेंडरी लेयर। ये सेकेंडरी लेयर के नीचे हो सकती है ना, ये जरूरी नहीं हो बट हो सकती है। किन में होती है ये होती है जो जिम्नोस्पर्म की ट्रेकिड्स होती है। मैंने कहा डेड सेल होती है, जैसे ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, कुछ मात्रा में एंजियोस्पर्म में भी होती है, वही ट्रेकिड्स में। वेसल्स ट्रेकिड्स जो होते हैं उनमें काफी अधिक मात्रा में लिग्निन, मतलब इनमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, सेलुलोज सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज प्लस पेक्टिन, ये 3 तो होते ही हैं। इनके अलावा प्लस लिग्निन, लिग्निन प्लस सुबेरिन, इनका भी डिपोजिशन होता है। तो ध्यान रखना, तो ये काफी अधिक मात्रा में डिपोजिशन हो जाएगा सेल के अंदर। तो मैंने कहा था सबसे बाहर कौन सी? प्राइमरी सेल पर, उसके नीचे सेकेंडरी आएगी, सेकेंडरी S1 S2 S3 हो सकती है, फिर उसके नीचे टर्सरी हो सकती है। टर्सरी होगी सामान्य तो यहाँ ट्रेकिड्स में पाई जाती है, बाकी अदर सेल्स जो एंजियोस्पर्म में होती है, जो डेड सेल होती है, जैसे तुमने पढ़ा होगा जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर पढ़ा होगा तुमने, ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी होगी इस तरह से, कभी तुमने नाम सुना होगा। जाइलम फाइबर होता है जिसमें छोटी सी ल्यूमन होती है, बाकी पूरा पूरा जो है वो सेल वॉल जैसे ऐसा बना होता है। ठीक है, इस तरह से मतलब ट्रेकिड्स है, जाइलम फाइबर है, इनमें क्या होता है कि डिपोजिशन बहुत अधिक हो जाता है, जिससे जो सेल जो होती है वो पूरी अंदर से फिल हो जाती है। किससे? इनसे, डिपोजिशन से, लिग्निन और सुबेरिन से। इसलिए ये अधिकांश सेल्स डेड होती है, और इनका मेन जो रोल है टर्सरी सेल वॉल का, वो सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में काम होता है। इसमें काम होता है ये मैकेनिकल। वहीं पे जहाँ तुम मैकेनिकल सपोर्ट की बात करोगे वहां पर ये होती है। अच्छा, मिडिल लेमिना जो है, मिडिल लेमिना जो है ये बोल सकते हैं बिटवीन 2 प्राइमरी सेल वॉल, या 2 सेल्स के बीच में होती है ना? मतलब जैसे एक प्राइमरी सेल इधर है, एक प्राइमरी सेल इधर है, प्राइमरी सेल वॉल, तो बीच में जो है ये मिडिल लेमिना होती है। ये ध्यान रखना, हम बोल सकते हैं इट इज अ कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल्स। क्या है ये? मिडिल लेमिना क्या है? कॉमन लेयर है। कॉमन लेयर किनके बीच में? बिटवीन दो या 2 सेल्स के बीच कॉमन लेयर होती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया इसको। अब इसमें थोड़ा आगे हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हेलो हैं। सर। हाँ, सर सेकेंडरी सेल वॉल किनसे बनता है? सेकेंडरी भी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ। ठीक, ये भी इनसे बना होगा, लेकिन इनमें डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे इसमें डिपोजिशन कम है, इसमें ज्यादा है ना, बार 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 बनता रहेगा ये। सर हाँ, सर वो जिम्नोस्पर्म में CHC और P क्या है? CHC
अच्छा, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ये तीनों इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी है, तीनों में है। ठीक है, लेकिन इसमें लिग्निन और सुबेरिन अधिक, बहुत अधिक होता है। इसमें कुछ मात्रा में लिग्निन सुबेरिन हो सकता है, कुछ मात्रा में लिग्निन इसमें हो सकता है सेकेंडरी में, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक डिपोजिशन हो जाता है इसका, लिग्निन का, सुबेरिन का। इसके अलावा मतलब ये तो होता ही है सब में, सेल वॉल में, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, उसके अलावा लिग्निन और सुबेरिन। अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ, सब समझ में आएगा तुम्हें ना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पहले मिडिल लेमिना के बारे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इसको। मिडिल लेमिना नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिडिल लेमिला, लेमिला मतलब ऐसी लेमिलर स्ट्रक्चर जो बीच में है, ऐसी लेमिलर स्ट्रक्चर जो बीच में है। जैसे मान लो अभी बताया था मैंने कि दो सेल्स है, उनके बीच में ये होता है, बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में ये होता है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं सीमेंट की तरह, जैसे दो ब्रिक्स के बीच में सीमेंट होता है, वैसे ये प्लांट सीमेंट की तरह कार्य करता है, ऐसे बोलते हैं, प्लांट सीमेंट भी कह सकते हैं। ये प्लांट सीमेंट बना किसका होता है, ये मिडिल लेमिना बना किसका होता है, तो बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये ध्यान रखना, पैक्टेट, पैक्टिन जो होती है, कैल्शियम, पैक्टिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर, मेनली कैल्शियम होता है, कैल्शियम पैक्टेट बोल सकते हैं, मतलब ये ऐसे है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने एक साथ लिख दिया कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, तो ये मैक्सिमम होता है, कैल्शियम पैक्टेट ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। पैक्टेट मतलब पैक्टिन, पैक्टेट मतलब पैक्टिन ही है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर जैसे होता है ना कि एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पैक्टिनेज, एक एंजाइम है, इधर लिख देता हूँ मैं, पैक्टिनेज, ये एक एंजाइम है। ये जो इसका नाम क्या है, मिडिल लेमिना होती है, इसको रिमूव कर देता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, पैक्टिनेज एंजाइम इस कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स जो पॉलीमराइजेशन होता है इसको तोड़ देता है। मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि पैक्टिनेज का कार्य क्या है कि मिडिल लेमिना को हटाना, रिमूवल ऑफ मिडिल लेमिना। पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, लेमिना, तो ये क्या करेगा, पैक्टिनेज एंजाइम इस पैक्टेट को तोड़ देगा। तो जो दो सेल है, एक सेल ये थी, एक सेल ये थी, इनके बीच से सीमेंटिंग मटेरियल था, जिससे दोनों सेल आपस में जुड़ी हुई थी, इस सेल को ये तोड़ देगा, जिससे ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी। तो पैक्टिनेज एंजाइम होता है, तो क्या करता है, इसको तोड़ देता है, मिडिल लेमिना को तोड़ देता, हटा देता है इसको। अब मैं इतना तो ये मैंने मिडिल लेमिना के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा और बताना था, उसमें जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी। अब तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन इसमें आगे, जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में एक मैं देख लेता हूँ कुछ इसमें दे रखा है। ठीक, हाँ देखो, मैंने भी क्या बताया था कि एक में हेक्सागोनल सेल वॉल बना, ठीक है, ये मान लो ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, ये एक सेल वॉल है। कौन सी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल, ब्लैक कलर बना हुआ है, ये मान लो ये क्या है, प्राइमरी सेल। तो दूसरी सेल भी इधर होगी ऐसे, ये तीसरी सेल ऐसे होगी, बीच में क्या बन गया फिर ये मिडिल लेवल, ये चौथी सेल इधर होगी, फिफ्थ सेल ऐसे होगी, प्लांट सेल्स आपस में वैसे जुड़ी हुई होती है, केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो डिवाइडिंग सेल है इसलिए अलग होती है, बाकी प्लांट सेल्स हमेशा जुड़ी होती है। ये देखो एक सेल ये है, तो एक दूसरी इधर बना देता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल के बाद अगली सेल हो गई, इससे जुड़ी हुई, ये अलग सेल हो गई,
तो 2 सेल बन गई, ये पूरी बनाएंगे, फिर ये अलग, ये भी सेल्स है सारी, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया। तो मैंने ब्लैक कलर में जो बनाया है, भले ये हो या फिर ये हो, ये दोनों क्या हैं, प्राइमरी सेल, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो 2 सेल्स के बीच में ये वाला पार्ट, ये है मिडिल लेमिना। क्या है ये? मिडिल लेमिना। मतलब समझ जाओ तुम, मिडिल लेमिना होता है वो 2 प्राइमरी सेल वॉल या 2 सेल के बीच में होता है। मैंने यही बताया था अभी, 2 सेल्स मिडिल लेमिना प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल्स या 2 प्राइमरी सेल्स। ये सब ऐसे पूरा कर लेंगे तो समझ जाओ कि तुम लोग रेट जो मैंने बनाया है, ये एक तरह सीमेंटिंग मटेरियल है, प्लांट सीमेंट भी होते हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे हम क्या? मिडिल लेमिना। ये देख देता हूँ मैं, ये क्या है? मिडिल, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैकेट की बनी होती है। अब बात करते हैं हम, ये प्राइमरी मतलब प्राइमरी हो गई। अब हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के लिए तुम देखोगे यहाँ से होता क्या, सेकेंडरी में जैसे मान लो एक लेयर ये बनी, मैं ऐसे बना रहा हूँ, सेकेंडरी सेल वॉल काफी थिक होती है, रिजिड होती है ना, हम बोल सकते हैं नॉन इलास्टिक होती है। तो ध्यान देना, देखो ये इस तरह से बना सकते हैं अपन इसको, एक और लेयर बना सकते हैं, मतलब लेयर पे लेयर होती है इसमें, S1 S2 S3 इस तरह से। बट ये सब क्या है? ये सब है सेकेंडरी सेल। तो पूरा पिंक कलर में बनाया जो मैंने, ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है पिंक कलर में, ये सब क्या है? पर्पल जो दिख रहा था, ये है सेकेंडरी सेल। तो ये सेकेंडरी सेल वाला ऐसे है ना, तो ये सेकेंडरी सेल इधर भी होगी ऐसे, ये क्या है? सेकेंडरी सेल। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी को लिख देता हूँ मैं। ये पूरा जो बना है ये कौन सा है? सेकेंडरी सेल। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई तुम्हें। अब क्या होता है, कुछ जो मतलब सेल्स ऐसी होती है जिसमें टर्सरी सेल वॉल भी होती है, मैंने बताया था अभी। टर्सरी सेल वॉल होती है तो उसमें क्या होगा कि अंदर का जो मटेरियल है, जैसे मैं इसमें शो कर देता हूँ एक में, टर्सरी सेल वॉल होगी, मान लो इसमें है, तो ये देखो, ये क्या है? ये टर्सरी सेल वॉल एक में बना रहा है, एक में नहीं बना रहा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जिस प्रकार की सेल्स पूरी होती है उसमें नहीं होता, उधर होता है नहीं होता। तो ये टर्सरी सेल वॉल है, सेल वॉल। इस कंडीशन, इस सेल में क्या है कि जो ल्यूमन है वेरी बहुत रिड्यूस्ड होगी, हम लिख सकते हैं इसमें रिड्यूस्ड ल्यूमेन होगी। रिड्यूस्ड ल्यूमेन होगी तो क्या होगा? लेस और नो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या तो लेस होगा या नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से डेड सेल, नॉन लिविंग सेल होगी। सेल की बात कर रहे हैं आपको, जैसे सेल 2 है ना, ये वाली, ये 2 सेल है, यहाँ लिख देता हूँ नंबर 2 या नंबर 1। तो नंबर 2 में क्या होगा कि टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट है, और टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो बाहर से अंदर की ओर देखेंगे, सबसे बाहर कौन सा? प्राइमरी, उसके बाहर मिडिल लेमिना। सीक्वेंस आता है तो वो पूछता है, तो ऑप्शन ये भी आता है, मिडिल लेमिना, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्सरी सेल वॉल, ये ऑप्शन आता है ना। या तो अगर ये ऑप्शन आता है सबसे बाहर मिडिल लेमिना है, तो तुम्हें सही ये करना है, पहले मिडिल लेमिना होगी, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी।
और कई बार ऑप्शन में आता है कि मिडिल लिमिनर नहीं दे रखा हो, तो फिर हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो ध्यान रखना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो होती है वो अंदर की ओर होती है, ना कि बाहर की ओर। नॉन लिविंग सेल हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं है। तो सेल वॉल तो नॉन लिविंग होती है, ये तो बताया था मैंने। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, लेकिन यहाँ पर सेल भी नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि ऐसी सेल जो होती है इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा लिग्निन का और सुबेरिन का डिपोजिशन हो चुका है। ठीक है। अब ये है, मान लो इसमें सेकेंडरी है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, गोल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, सारे सेल ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होंगे। क्योंकि ये लिविंग है, तो इसमें जो हम बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड क्या है, ह्यूमन है। तो हम बोल सकते हैं इसमें, तो हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म है, कंप्लीट साइटोप्लाज्म है। हम बोल सकते हैं ये क्या है, लिविंग सेल। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लिविंग सेल्स सेल। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल ये वाली, ये यूनिवर्सल होती है। अभी पहले लिखाया भी था मैंने, क्योंकि ये सभी प्लांट सेल वॉल में पाई जाती है, यूनिवर्सल सेल वॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि सेकेंडरी है, सेकेंडरी अधिकांश सेल्स में होती है प्राइमरी के साथ में। सेकेंडरी जब होगी जब प्राइमरी होगी, ऐसे नहीं केवल सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी किसमें नहीं है, तो ये मैंने बताया था अभी, मेरिस्टेटिक सेल्स में ये एब्सेंट होती है। टर्सरी केवल कितनी होती है, डेड सेल्स होती है, नॉन लिविंग सेल्स या डेड सेल होती है, जैसे ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो होते हैं, ट्रैकिड्स में ये टर्सरी सेल वॉल होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? आगे चले, बात समझ में आ गई तुम्हें? हम चाहे तो इसमें बना सकते हैं आगे, यस लेकिन सर। लेकिन मैं तुम्हें दोनों चीज समझाना चाह रहा था कि अगर टर्सरी होगी तो ह्यूमन रिसोर्स हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, जबकि अगर सेकेंडरी होती है तो ये चीज इसमें होती है। अच्छा, अभी ध्यान रखना कि ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म से ही इधर की ओर डिपोजिशन होता है सेल वॉल मटेरियल। तो सेल वॉल जो मटेरियल होता है वो कहाँ से निकलता है, मैट्रिक्स से। हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होती है, ये सेल वॉल, सेलुलोज हो गया है ना, माइक्रोफाइब्रिल हो गए, ठीक है, लिग्निन हो गया, ये सब किसमें है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, आगे भी इसमें लिख देता हूँ अगली स्लाइड में। ध्यान रखना है कि सेल वॉल मटेरियल, सेल मटेरियल क्या क्या होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये किसमें होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज्ड इन गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को बोलते हैं हम डिक्टियोसोम। ये भी ध्यान रखना, प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। क्या कहेंगे, हालांकि जब पढ़ेंगे इसको अलग से सेल ऑर्गेनेल को, तब तो समझ में आ जाएगा। बस अभी ध्यान देना कि डिक्टियोसोम्स कहते हैं प्लांट्स के अंदर, गोल्जी बॉडी को क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम। और पूछे कोई तुम्हें सेल वॉल मटेरियल कहाँ बनता है, डिक्टियोसोम से। कौन कौन से, अगर डिक्टियोसोम क्या क्या बनेगा, सेलुलोज प्लस शुगर लाइक सेलुलोज हो गया, प्लस हेमी सेलुलोज, प्लस पैक्टिन, प्लस लिग्निन। लिग्निन, ठीक है, ये सब जो है ये क्या शुगर है, ध्यान रखना, सब पॉलीसेकेराइड है। ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड मटेरियल है, जो किसमें बन रहा है, ये बन रहा है प्लांट की गोल्जी बॉडीज में, ये डिप्लोसोम में। जबकि दूसरी चीज बताई थी मैंने, क्यूटीन और सुबेरिन है ना, क्यूटीन प्लस सुबेरिन,
ये दोनों क्या है, फैटी मटेरियल, फैट मटेरियल है, लिपिड मटेरियल। ये दोनों क्या है, लिपिड्स है, ये ध्यान रखना। प्रोटीन और सुबेरिन दोनों लिपिड्स हैं, पर इनका जो डिपोजिशन होता है या इनका सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस इन स्फीरोसोम। एक सेल ऑर्गेनल है स्फीरोसोम, स्फीरोसोम्स। तो ध्यान रखना, स्फीरोसोम्स में तो क्या बन रहे हैं, प्रोटीन और सुबेरिन, ये फैट्स है, ये लिपिड्स है, प्रोटीन और सुबेरिन क्या बनेंगे, स्फीरोसोम से बनेंगे। जबकि डिप्टोसोम में क्या बनेंगे, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, लिग्निन। फिर ये मटेरियल क्या होगा, ये दोनों मटेरियल आगे जाके ये होता किसमें है, साइटोप्लाज्म में। इसमें होगा साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा, और साइटोप्लाज्म में से ये मटेरियल सेल वॉल में डिपोजिट होता है। इससे सेल वॉल में जो बन रही है उसमें डिपोजिशन होगी, धीरे धीरे डिपोजिट होते होते सेल वॉल की स्ट्रक्चर बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और इनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, इनका सिंथेसिस होता है प्लांट की साइटोप्लाज्म में, जिसके सेल ऑर्गेनल्स हैं। एक गोल्जी बॉडी जिसे न्यूक्लियोसोम कहेंगे, एक क्या है, स्फीरोसोम जिसे जो सिंथेसाइज करता है लिक्विड मटेरियल का, मतलब प्रोटीन और सुबेरिन का। ठीक है, अब मैं इसी डायग्राम में जा रहा हूँ पीछे वाले में, एक बार देखो यहाँ पर ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। चलिए इधर बनाता हूँ ना, इनके बीच में, इसी के बीच में समझाना पड़ेगा। देखो मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, काम करेगा। देखो ये ध्यान देना आपको, ये जहाँ मैंने व्हाइट मार्कर लगाया इस जगह, इस तरह से सही। यहाँ पे देखो, ये जो इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ध्यान रखना, इसके नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कुछ लेमिनर स्ट्रक्चर निकलेगी, और इस तरह से एक कनेक्शन बनेगा दो सेल्स के बीच में, एक कनेक्शन बनेगा दो सेल्स के बीच में। ये जो कनेक्शन बना है ना, इसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बन रहा है, इसे बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो मतलब दो प्लांट्स के बीच में, प्लांट सेल्स के बीच में एक कनेक्शन बनता है, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बारे में अलग यहाँ पे तुमने लिख लिया होगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आगे चलते हैं, इसके लिए तो ये लिख लेते हैं इसको, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये क्या है, एक तरह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इनके बीच में, बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। दो नजदीक वाली प्लांट सेल्स के बीच में जो एक कनेक्शन होता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एक हम बोल सकते हैं कि एक सेल ऑर्गेनल की तरह ही काम करेगा ये, क्योंकि दो सेल्स के बीच में, दो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उनके बीच में कनेक्शन का कार्य करता है। और एक कनेक्शन जो होता है, इसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो हेल्प करती है ना। जो दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बनता है, ठीक है, इसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ईआर ट्यूब्यूल्स है, वो पाई जाती है, ये ध्यान रखना। इस कनेक्शन के बीच में ईआर ट्यूब्यूल्स, इसे हम बोलते हैं डेस्मो ट्यूब्यूल्स, डेस्मो ट्यूब्यूल्स, ये पाई जाती है। इसके बीच में, इन दो सेल्स के बीच में जहाँ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा होता है,
मतलब जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा होगा वहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेल वॉल नहीं होगी, एक रास्ता होगा, उस रास्ते से क्या होंगे, एक सेल का मटेरियल दूसरी सेल के मटेरियल में साइटोप्लाज्म में आराम से इधर उधर आ सके। ठीक है, तो ये जो ईआर ट्यूबुल्स है यही मेंटेन करती है कंटिन्यूटी होता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता, बीच में ट्यूबुल्स होती है, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन सेल्स, बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स है, बिटवीन सेल्स, वो सेल्स के बीच में जो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है वो कौन है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैं पूछे प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, प्लाज्मोडेस्माटा एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, किन में, प्लांट्स में, बस ये ध्यान रखना है। प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, आगे चलिए, इसमें यहाँ पर कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है एक्सपेंसिन के बारे में। एक्सपेंसिन क्या है, ठीक है, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड से बनता है एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन क्या है, एक एंजाइम है ये, है ना, एक एंजाइम है जो क्या करेगा, माइक्रोफाइबर जो सेलुलोज फाइबर होते हैं उनको ढीला कर देता है ये। ठीक है, प्रोटीन, या हम बोल सकते हैं इसको सेल वॉल लूजिंग फैक्टर, प्रोटीन है या सेल वॉल लूजिंग फैक्टर। एक्चुअल में क्या होगा कि ये फैक्टर जो एक्सपेंसिव प्रोटीन है ये सेल वॉल को ढीला कर देती है, लूज कर देती है, जो ही लूज होता है तो फिर नया मटेरियल इसके अंदर आ जाता है। तो एक तरह से सेल की ग्रोथ में, सेल वॉल की ग्रोथ में काम आता है। रोल क्या है इसका एक्सपेंसिव का, ये हेल्प करता है, हेल्प इन सेल वॉल ग्रोथ। तो कैसे, मैंने कहा कि जैसे मान लो एक सेल वॉल इतनी मोटी है, ठीक है, अब एक्सपेंसिव आया, एक्सपेंसिव ने क्या किया, इसको ढीला कर दिया, टूट गया, थोड़ा सा ढीला हो गया। ढीला होने के बाद इसमें क्या होगा, एडिशन होगा सेल मटेरियल का, साइटोप्लाज्म में होता है ना सेल वाला मटेरियल, वो होगा, तो इसमें आके फिट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, तो सेल वॉल क्या हो जाएगी वापस, अब इतनी मोटी हो जाएगी। तो यही हो रहा है कि सेल वॉल की ग्रोथ या इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए ये जो एक्सपेंसिव प्रोटीन वो काम आती है। बाकी इसका तुम ध्यान रखना कि एक्सपेंसिव नाम किससे रिलेटेड है, सेल वॉल से। सेल वॉल की मोटाई या ग्रोथ बढ़ाने में एक्सपेंसिव प्रोटीन का रोल होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, बस जो मैंने लास्ट में तुम्हें प्लाज्मोडेस्माटा बताया है, कुछ मिडिल लेमिना के बारे में बताया है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में कुछ बेसिक्स बताए हैं, इतना ही दे रखा है, ज्यादा नहीं दे रखा। लेकिन मैंने इसे पूरा डिटेल में आपको विद डायग्राम समझा दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम भी नहीं दे रखा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया है, तो ध्यान से देख लेना। एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ इसको मैं, ताकि तुम दोबारा इसे रिकॉल कर सको। ठीक है, सेल वॉल के बारे में बताया था मैंने, सेल वॉल होती है, इसमें डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है, और किस किस में कौन कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेल वॉल किस किस में कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे प्लांट में सेल वॉल कौन सी होगी, कौन सा मटेरियल होगा, एल्गी में कौन सा मटेरियल होगा, फंजाई में किससे बनी होगी, है ना, और बैक्टीरिया में किससे बनी होगी। बाकी मैंने यूग्लिनोइड के बारे में बताया, तो तुम प्रोटोजोआ में आगे पढ़ोगे, प्रोटिस्टा उसमें पढ़ लोगे। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्लाइड। सेकंड स्लाइड है, सेकंड में मैंने जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उससे ज्यादा ही मैंने इस स्लाइड में लिख दिया है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये स्लाइड में तुम्हें ढंग से याद है ना तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, मिडिल लेमिना, बस 4 नाम याद रखने हैं। इनका बेसिक डिफरेंस है वो याद कर, इस स्लाइड से शो हो जाएगा। बाकी और ज्यादा मतलब दिक्कत इसमें नहीं है। फिर अपने मिडिल लेमिना, चलो ठीक है, बता दिया था मैंने अभी। हाँ, इसके बाद ये डायग्राम है, तो ध्यान से इसे देखोगे तो तुम्हें पूरा सेल वॉल का जो पिक्चर वो क्लियर हो जाएगा। क्या है, जैसे ये बताया था ना अभी मैंने, बाहरी बार क्या है, मिडिल लेमिना है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्शियरी सेल वॉल। अगर मान लो टर्शियरी है
तो इसके नीचे फिर क्या होगा, टर्सियरी के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना। तो कई बार सीक्वेंस आ जाता है एग्जाम में, तो तुम्हें पता चल गया डायग्रामेटिकली भी और वैसे भी। फिर मैंने ये भी बताया था अभी कि भाई इसमें ये चीज है, ये एनसीईआरटी में दे भी रखी, तुम्हें याद रखनी है क्या, प्लाज्मा डेस्मेटा। ठीक है, आगे चले। यस सर। ठीक है, इतना हो गया था। चलो, हमने अभी तक सेल जो है, सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले क्या पढ़ा था, सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, क्या पढ़ा था इससे पहले, सेल बायोलॉजी का कुछ बेसिक्स पढ़े थे, है ना, सेल थ्योरीज वगैरह पढ़ी थी। फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल वॉल हो गई, मतलब हमने कवरिंग जो एनवलप है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे इसके सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले प्लांट सेल बनाई थी, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब बचा क्या, प्रोटोप्लास्ट बचा है, प्रोटोप्लास्ट नहीं, प्रोटोप्लाज्म। अब क्या बच रहा है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में मैंने पहले भी बताया था, प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें से अगर हम न्यूक्लियस हटा दें तो साइटोप्लाज्म बचता है, ये बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से भी हम अगर सेल ऑर्गेनल्स निकाल लें, सेल ऑर्गेनल्स निकाल लें तो क्या बचता है, फिर बचता है साइटोसोल। तो ये तो समझाने वाली बात हो गई। अब हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बुक में भी लास्ट में दे रखा, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे इसको, अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ क्रोमोसोम वगैरह भी देखना है। सेल ऑर्गेनल्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो मेम्ब्रेन लेस, अरे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड। एक तो मैंने बताया था, एक तो होता है मेम्ब्रेन बाउंड, एक होता है मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल में से मैंने सबसे पहले बताया था कि एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एक बताया था मैंने क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट तो एक पार्ट हो गया प्लास्टिड का, प्लास्टिड सही टर्म है वैसे, लवक। सिंगल मेम्ब्रेन में मैंने बताया था GERL सिस्टम, GERL, गर्ल सिस्टम बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, और प्लांट्स में वैक्यूल्स भी होती है, तो वैक्यूल्स। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। फिर इसके बाद आता है मेम्ब्रेन लेस, इसमें होता है राइबोसोम्स, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स, ये ऑर्गेनल्स हैं, और कुछ प्रोटीन वगैरह फिलामेंट वगैरह होते हैं वो तो ही। ठीक है, ये दो चीज तो इसमें है। सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल भी होता है। कई बार हम सीलिया और फ्लैजिला भी बात करते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, ये भी मेम्ब्रेन लेस होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें जो स्ट्रक्चर है। तो हम शुरुआत करेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया से करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो एनसीईआरटी में तो कुछ ज्यादा दे नहीं रखा है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, अरे यार, वो डिस्कनेक्ट हो गया कि
आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है, ये क्या कि लाइट चली गई, फोन की लाइट चलाई अब, ताकि तुम कोई नहीं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें कुछ बेसिक्स दे रखे हैं, तुम चाहो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो। मैं सिर्फ डिस्कवरी की बात, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसे खोज किसने की थी, ये नाम किसने दिया था, दो बात इसमें। ये टर्म है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक प्लूरल टर्म है। अगर सिंगुलर बात करें, सिंगुलर, सो इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियम। ये ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ये टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, वो दी गई थी बेंडा, एक साइंटिस्ट का नाम है सी बेंडा। सी बेंडा। ऑल्टमॉन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। ऐसे हम पढ़ते थे पहले बहुत सारी चीजें, फ्लेमिंग ने इसे अदर नाम दिया, है ना। जैसे डिस्कवरी की बात है, डिस्कवरी, फ्लेमिंग और अल्टमान दोनों को श्रेय जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते भी नहीं है तो हम पढ़ते भी नहीं है, इसे हम तुम छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका डायमीटर, चलो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सोसेस लाइक या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये लिख लेते हैं आप, ये तो बेसिक्स है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है ये सोसेस लाइक होती है, शूज लाइक, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, साइज की बात करें तो ये साइज जो है, इसका साइज जो है, डायमीटर, ये लगभग 0.2 से 1.0 1.0 तक, ये क्या है, माइक्रोमीटर का साइज होता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, याद रखना। अगर लेंथ की बात करें इसकी, लेंथ इसकी लगभग होती है 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। लगभग इनके नंबर की बात करें, एक सेल में इनके कितने नंबर होते हैं, तो ये होते हैं ऑन एवरेज, एवरेज नंबर है 1000 से लेके 1600 तक पर सेल। एक सेल में इतने हो सकते हैं, पर एक सेल में इनका जो नंबर है वो मतलब होता है, ये लगभग होता है 1000 के लगभग, 1600 मान लो। कुछ जगह एक भी होता है, कुछ जगह एक से अधिक भी होता है। जैसे एक एलगी है, यह लिख देता हूं मैं, वन या सिंगल इन क्लोरेला, एक एलगी है ये, क्लोरेला, क्लोरेला फ्यूसा, एलगी का नाम है, इसमें ये सिंगल होती है, बाकी अधिकांश ये एक से अधिक ही होती है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम से समझ में आएगा पूरा तो, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, डेफिनेशन में बात करें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी या ऑर्गेनल। इसे ये क्यों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनल, सेमी मतलब अर्ध ऑटोनोमस, अर्ध स्वायत्त राष्ट्र, सेमी ऑटोनोमस। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो इसका जो रेगुलेशन है, मतलब इसमें बात करें, इसका सेल खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सेल्फ एंजाइम्स होते हैं जो रेप्लिकेट कर सके, सेल्फ प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, डिवीजन कर लेता है खुद ये, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, मतलब ये एज ए बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया होता है ना, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे राइबोसोम्स वगैरह भी इसमें कुछ होंगे, राइबोसोम्स, इस तरह से बैक्टीरिया के जैसे ये
फंक्शन इसमें होते हैं, लेकिन ये डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर न्यूक्लियस और सम फंक्शन। कुछ फंक्शंस के लिए ये, जैसे कि इसमें क्रेब साइकिल होता है ना, जीटीएस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कुछ फंक्शन तो खुद कर लेता है ये, और कुछ फंक्शंस के लिए ये न्यूक्लियर जीन्स के न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी या अर्धस्वायत्त राशि। इसको इसीलिए इसीलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसलिए इसको सेल विद इन सेल भी कहते हैं, सेल विद इन सेल। क्योंकि ये सेल लाइक, जैसे एक बैक्टीरियोटिक सेल होती है जो अपना फंक्शन करती है, जैसे भी वही फंक्शन एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर कर देता है। ये ध्यान रखना, ये सबसे बिजी ऑर्गेनल होता है, ठीक है, सबसे बिजी। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन करना, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल होता है। ये भी ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बिजी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एटिव प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के काम होता है इसका, एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने बताए हैं, तो ध्यान देना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये हो गया कि ऐसी बॉडी जो अपने मैक्सिमम कार्य खुद कर ले, कुछ कार्य के लिए किस पे डिपेंडेंट हो, मेन सेल पे, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड में एक और याद आ गया मुझे, तो बता देता हूँ मैं। इससे पहले वाली स्लाइड थी, इसमें एक अमीबा का नाम भी आता है, नंबर की ना, ये 1 लिख दिया ना, तो एक में 5 लाख भी होता है, 5 लाख इन ए सेल, एक सेल 5 लाख, वो है अमीबा। एक अमीबा है चाउस चाउस। हालांकि क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो ये बताया अमीबा की स्पीसीज है ये, तो उसमें ये 5 लाख तक भी मिलते हैं। मेरा मतलब है कि रेंज बहुत अधिक है, कई जगह तो सिंगल है, कई जगह एक से, लेकिन ऑन एवरेज लगभग 1600 के लगभग या 1000-1200 के लगभग क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक था, और ये कुछ एनसीईआरटी था भी नहीं इतना कुछ, तो मैंने ऐसे ही बता दिया थोड़ा तुम्हारी नॉलेज के लिए। बाकी अब देखो, हम एक डायग्राम से इसे समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसको तुम एक ओवल शेप बना सकते हो, सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हो ना, इस तरह से सॉसेज शेप, शूज लाइक, इस तरह से बना सकते हो। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो समझ जाना। एक होती है इसमें आउटर लेयर, मैंने कहा 2 मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। एक इनर होगी तो इनर, एक आउटर एक इनर, ये देखो इनर होगी तो वो थोड़ी क्या होगी, ऐसे फोल्डेड होती है इस तरह से। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होंगी, इस तरह से, एक आउटर लेयर और ऐसे फोल्डेड इनर लेयर, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन हो गई, एक हो गई ये आउटर लेयर, ऐसे लिख देता हूँ, आउटर, एक हो गई ये वाली, इसे बोलेंगे इनर लेयर। इनका साइज जो होता है, विड्थ इसकी, वो होती है लगभग 60 से 75, मान लो इसकी भी इतनी होगी 60 to 75, ठीक है।
इन दोनों के बीच में होता है ये वाला, इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इन दोनों के बीच में क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच में है ना, तो बोलेंगे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये लगभग होता है 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। अगर ध्यान देना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है वो देख लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये वाला ना, इसमें फोस्फोलिपिड अधिक होता है, फोस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, which in phospholipid and कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड आउटर लेयर में ज्यादा होता है, जबकि इनर लेयर में फोस्फोलिपिड तो होता ही है, इसमें फोस्फोलिपिड तो होगा क्योंकि मेम्ब्रेन है, फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन इसमें होता है, बहुत अधिक प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच होता है। क्योंकि तुम पढ़ोगे जब यहाँ पे देखोगे ना, तो ये अंदर वाले मेम्ब्रेन है, इस पे ऐसे दानेदार ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल्स। तो पाए जाते हैं, पूरे मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी ज्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है बहुत ज्यादा। ये समझ में आ गया तुम्हें? आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये ध्यान देना कि आउटर मेम्ब्रेन है वो सी, ये अंदर का पार्ट नहीं, ये वाला, इसे बोलेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और बाहर जो है ये वाला पार्ट पूरा, ये होता है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये किसकी तरफ फेस कर रहा है, साइटोसोल की तरफ, सी फेस बोल सकते हैं, सी फेस होता है, सी फेसिंग या सी फेसिंग। जबकि ये जो है इनर मेम्ब्रेन, ये किधर होता है, एम फेस की तरफ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फेस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाई ना मैंने, मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन, ये वाली लिक्विड पार्ट तो मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर लेयर है, इसको इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ध्यान रखना, क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स या साइटोक्रोम प्रोटीन होती है, प्रोटीन मेनली होते हैं। इनसे प्रोटीन साइटोक्रोम प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होते हैं, जो काम आते हैं ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये प्रोटीन काम आती है। आगे बढ़ेंगे पूरा इसको तो समझ में आएगा तुम्हें, है ना। तो ये जो मैंने बताया ना, इसमें ये देखो, ये जो मैंने दानेदार, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करूँ, इसको कट करके इसे बाहर लेके आऊँ, तो मान लो ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनर बाइलेयर होती है ना, ये तो बाइलेयर बना रहा हूँ, आउटर इनर नहीं है, ये केवल इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में, चलो मैं नेट से बना देता हूँ तो समझ जाओगे तुम लोग। देखो, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इधर, इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसा, रेड कलर में दे रखी है, लिपिड बाई लेयर है ये। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाई लेयर है। अब इस लिपिड बाई लेयर में मैंने ब्लैक कलर में क्या बनाया है, ब्लैक कलर में बनाया ये पार्टिकल। ये पार्टिकल ऐसा होगा, एक पार्ट तो इसका होगा इस मेम्ब्रेन में ऐसे दसा होगा, एक थोड़ा सा टनल प्रोटीन लाइक होगा, और मैट्रिक्स की ओर क्या होगा, ये इधर मैट्रिक्स है, यहाँ की बात हो रही है ना, ये तो मैट्रिक्स इधर है बाहर की ओर, और इधर क्या है, ये इधर होगी ये प्राइमरी सेल, आउटर सेल वॉल। देखो, ये तो हो गई आउटर सेल वॉल, नीचे ये इनर सेल वॉल, ये मैट्रिक्स, और ये है एक पार्टिकल जिसे बोलते हैं ऑक्सीसोम। इसका ये वाला पार्ट है ऊपर वाला मैट्रिक्स की ओर, इसे बोलते हैं
F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, और ये जो है इसे बोलते हैं F0 या F0 पार्टिकल, F0 या F0। तो ध्यान देना, इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम्स का दूसरा नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको, अभी मैंने लिख ही दिया, F0 या F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। इनका फंक्शन पढ़ेंगे आगे हम। और क्या कह सकते हैं इनको, ऑक्सीसोम हो गया ना, ये ऑक्सीसोम कह दिया, एलिमेंट्री, रेकर्स पार्टिकल भी कहते हैं। बस तुम्हें ध्यान रखना, ऑक्सीसोम या F1 F0 पार्टिकल ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब इनका नंबर कितना है, F1 F0 पार्टिकल का नंबर की बात करें तो ये लगभग होते हैं 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 6 तक। इतना नंबर होता है इनका एक सेल में, होगा 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 तक होता है। ये जो F1 है ये हेड बना रहा है, रेकर्स पार्टिकल का हेड बोल देंगे। बस ये ध्यान रखना, इसको मैं आगे वो पढ़ूंगा। हेड जो होता है ना, इसमें एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इसे बोलते हैं एटीपीएस। एटीपीएस एंजाइम होता है, वो यही होता है। और ये वाला पार्ट होता है, ये होता है टनल प्रोटीन के रूप में काम करता है, नीचे वाला। बीच में क्या है, ये बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन स्पेस है ये। तो एक्चुअल में इसका रोल यही है कि यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट बनता है जिससे ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एक मैकेनिज्म एटीएस। एटीएस यहाँ पर होती है। मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें होंगी, मैट्रिक्स में राइबोसोम्स होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और क्या होगा, एंजाइम्स होंगे, रेप्लिकेशंस के, ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसलेशंस के, कुछ स्टोरेज फूड होगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें होगी, इसे बोल देंगे हम क्या, मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया अपना एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का लगभग एक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा हमने, देखो। अब इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट में समझते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड पे है ना, जो डायग्राम सही से आ नहीं रहा, तो मुझे मजा नहीं आ रहा डायग्राम बनाने में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट डिवाइड कर देता हूँ इसको मैं। एक तो मैंने कर दिया इसका एनवलप, है ना, मेम्ब्रेन एनवलप, और एक बना दी मैंने इसका लिक्विड पार्ट, मैट्रिक्स। ऐसे समझते हैं। एनवलप में मैंने बताया कि इसमें मतलब दो चीजें होती है, एक होता आउटर मेम्ब्रेन, और एक क्या होती है दूसरी, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीसोम्स होते हैं। क्या होता है इसमें, ऑक्सीसोम्स होते हैं। ये पढ़ लिया हमने। कितना होता है लगभग इनका नंबर, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 तक इनका नंबर। क्या रोल है इसका इनर मेम्ब्रेन का, ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये काम आती है। बीच में क्या है इनके बीच में, इनके बीच में है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। मेरे ख्याल से एनवलप तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा, और बाकी मैंने डायग्राम में समझा दिया था, कुछ चीजें रहेगी तो वहाँ पर समझा दी थी मैंने। यहाँ पर है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिक्विड पार्ट इसका, ये बता दिया मैंने। इसमें क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है एक तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। किसमें होता है, ये बैक्टीरिया में होता है, तो सेम चीज इसमें हो गई, डबल स्टैंडर्ड नेकेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दूसरा चीज और इसमें क्या होगा, इसमें होता है राइबोसोम्स, खुद के राइबोसोम्स होते हैं इसमें। और मैंने पहले बताया भी था, राइबोसोम्स इक्वल टू सेल में पाया जाता है, तो 70s वाला, 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। डाल देता हूँ, बस यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना। तो मेमल्स जो होते हैं, मेमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, मेमल्स का माइटोकॉन्ड्रिया में 55s राइबोसोम पाया जाता है।
अच्छा ध्यान रख लेना, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है, बस ये जरूर पूछेगा कोई कौन कौन से क्या क्या होता है। और क्या होगा इसके अंदर, इसका डीएनए, तो इसका रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज से होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज इसमें पाया जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज पाया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज भी पाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करता है ये, तो आरएनए पॉलीमरेज भी इसमें होगा। और अदर एंजाइम भी होंगे इसमें, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्लस एंड अदर एंजाइम्स, और दूसरे एंजाइम जो काम आएंगे वो सब मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और क्या होगा इसमें, और वही स्टोरेज फूड वगैरह इसमें हो सकते हैं, स्टोरेज फूड ना, वो इसमें हो सकता है, मतलब एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, जो ऑक्सीसोम जो मैंने बनाया है, इसको कुछ और बताना था मुझे, अभी याद नहीं आ रहा, हाँ आ गया, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ईटीएस, ईटीएस को हम बोलते हैं, ये बाद में पढ़ाऊंगा भी तुम्हें, अगर ईटीएस तुम्हारे सिलेबस में है तो बता दूंगा, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये, फॉस्फोराइलेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन से, जैसे कोई मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन किया, उससे जो एनर्जी मिली, ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी का यूज करेंगे फॉस्फोराइलेशन में, एडीपी को एटीपी में चेंज करने के काम। फॉस्फोराइल कर दिया ना, एडीपी है प्लस बीआई को एटीपी में चेंज कर दिया, तो फॉस्फोराइलेशन कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया एडीपी में एक, किसके द्वारा, कौन सी एनर्जी, ऑक्सीडेटिव एनर्जी से, इसलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऐसा ही एक और क्लोरोप्लास्ट में होता है, उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें फोटोन से, मतलब सूर्य की किरणों से एनर्जी मिलती है, उससे फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी चीजें बता दी यहाँ पे, है ना। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए भी होगा इसमें, डीएनए भी होगा, आरएनए भी होता है इसके अंदर, राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो लगभग मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया है, उसमें कुछ रहा नहीं है, एक बार रीडिंग मार लेना माइटोकॉन्ड्रिया की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, इनका जो, अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये बाय फिशन, फिशन से डिवाइड होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिशन से डिवीजन होता है इसका। जैसे बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया टूट जाते हैं, एक से एक बैक्टीरिया टूटता है जब दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है मान लो ये, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया टूट जाएगा इस तरह से, और इससे फिर दो बैक्टीरिया, दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, इसे फिशन बोलते हैं। तो कोई सिंपल सी टेक्निक है, ध्यान देना, जैसे फंक्शन बैक्टीरिया में होते हैं वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो इसमें फिशन से क्या बनता है, नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि काफी कुछ पढ़ लिया इसको, पावर ऑफ द सेल सब हो गया ना। एक छोटी चीज और ध्यान देना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एक साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, बस ये ध्यान रखना, ये तुम पढ़ोगे आगे, एरोबिक रेस्पिरेशन साइट होती है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइट होती है कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोसोल में होता है, उसके बाद क्रेब साइकिल और ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जब ईटीएस होता है, क्रेब साइकिल होता है, तो उल्टी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये एरोबिक साइट होती है इसपे, यूकैरियोट्स में इसकी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टॉपिक पूरा हो गया, कोई डाउट तो होगा नहीं, टाइम भी अपना हो गया, अगर डाउट हो तो मुझे अगले क्लास में बता दें, मीटिंग को ऐड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सर, कुछ पूछना, सर इस चैप्टर की सीट में लिख क्या, सीट मतलब मॉड्यूल, मॉड्यूल भी और क्वेश्चन। हाँ तो ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा कोचिंग से, आप कोचिंग से ले सकते हैं, या पता कर लेना वहाँ पर, अभी आगे होंगे, ऐसे कोटा से मटेरियल आता है, अगर आ गया होगा तो मिल जाएगा, तुम्हें कॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, तब ले लेना। ओके सर, सर इसके क्वेश्चन भेज दोगे क्या?
हाँ उसी में आ जाएंगे क्वेश्चन शीट में, जो मॉड्यूल होगा उसमें आएंगे, और तुम्हें साथ में डीपीपी भी देंगे, और शायद तुम्हें एक ऐप भी दे रखा होगा, उस ऐप के अंदर अपलोडेड होंगी डीपीपीज। या तो वीक प्रैक्टिस पेपर होगा या डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, उसमें दे रखा होगा, है ना। मुझे अभी इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जब कोचिंग में रेगुलर था, तो अभी तो मैं बाहर से पढ़ा रहा हूँ, जब इस कोचिंग में पहले था तो उसमें डीपीपी मिल जाती थी और स्टडी मटेरियल पहले मिलता था। ठीक है, फिर जैसे जैसे टॉपिक पूरा होता रहता है तुम उनके क्वेश्चन को सोल्व करते रहते हो, डाउट हो तो पूछ लो, ये होता है। तो शायद अभी आई नहीं होगी, शायद कोटा से मटेरियल आया होगा या तो मंगवा लिया होगा, अगर आ गया होगा तो मिल जाएगा, तुम्हें कॉल करके बोल दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर।